So welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 10th of class 11th physics, that is mechanical properties of fluid. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और काफी इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर आ जाता है इस वीडियो में। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में या कहीं पर भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आप अपने रियल लाइफ में काफी जगह एक्सपीरियंस करते हो डे टू डे लाइफ में। ठीक है, चलो रिवीजन स्टार्ट कर दे। सबसे पहले चैप्टर का जैसे नाम आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जहां पर हम मतलब मैकेनिकल मींस से काम करते हैं, मींस जहां पर फोर्स लग रही है, कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। और फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, मींस जो चीज जैसे हमारे पास लिक्विड हो गया, हमारे पास क्या हो गया गैसेज हो गई, वो क्या कर सकती है फ्लो कर सकती है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं फ्लूइड। अब यहां पर दो टर्म आती है, एक तो आती है हमारी हाइड्रोस्टैटिक, जिसका क्या मतलब होता है स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, मींस जब फ्लूइड हमारा रेस्ट पे उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक का मींस होता है रेस्ट। और हाइड्रोडायनेमिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं। आगे एक हमारी टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। देखो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन इट्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मींस देखो मान लो ये कंटेनर की वॉल है और इस पर जितना भी हमारा लिक्विड लगा होगा, मींस ये अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो अंदर लिक्विड है ये हमेशा कंटेनर की वॉल पर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, जिसको हम सिंपली थ्रस्ट बोल देते हैं। अब बात करते हैं, हमने प्रेशर वर्ड यूज किया तो प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर को बेसिकली पी से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, F अपॉन A के इक्वल आ जाएगा। और ध्यान रखना इन केस ऑफ फ्लूइड्स ये हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू द वॉल्स लगता है। मींस अगर ये हमारी वॉल होगी और ये अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स वॉल्स पर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स वॉल्स पर जो प्रेशर लगाएंगे वो हमेशा क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी जो यूनिट होती है वो हमारी पास्कल या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है मींस प्रेशर का वो होता है ml-1 T-2। हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। आगे बात करते हैं डेंसिटी की। देखो डेंसिटी आपको पता ही है, डेंसिटी मींस मास अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम सिंपली बोलते हैं डेंसिटी। और हमारे पास किसकी यूनिट आ जाती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर हम बात करें इसमें रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है अगर हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी वाटर से कंपेयर करें तो उसको सिंपली हम बोल देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। हमारा पॉइंट आता है। और रिलेटिव डेंसिटी हम यूज कहां पर करते हैं, इस रिलेटिव डेंसिटी से हम पता लगा लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी से कितना भारी है या फिर वो कितना हल्का है। मींस एक तरीके से वो पानी में सिंक कर जाएगा या फिर फ्लोट करेगा, ये हमें रिलेटिव डेंसिटी बताती है। अब रिलेटिव डेंसिटी अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो जो हमारी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे, अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम डेंसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे टेंपरेचर बढ़ाएंगे हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर या और करते हैं गॉज प्रेशर। देखो जो एक्सेस प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर, एक हमारा टेंपरेचर कह रहा हूं प्रेशर। देखो अगर जैसे हम नॉर्मली अगर बैठे भी हुए तो हमारे सर पर क्या लग रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मींस हमारे सर पर क्या होता है, प्रेशर होता है। जैसे आपके सर पर भी पढ़ाई का प्रेशर है और मेरे पे पढ़ाने का प्रेशर है, उसके अलावा भी एक और हमारे ऊपर प्रेशर लगता है जो कि एटमॉस्फेयर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके भी जो एक्सेस में प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ में अगर कोई और प्रेशर भी लग जाए, मान लो किसी ने कुछ सामान रख दिया या फिर हमने अपने हाथ से कुछ दबा दिया किसी चीज को, तो वो जो एक्सेस प्रेशर हो गया और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, उन दोनों के सम को बोलते हैं हम बोलते हैं सिंपली गॉज प्रेशर। और जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। मींस हमारे पास क्या होगा, गॉज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल अगर और सिंपल वर्ड में समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो एटमॉस्फेयर हम पर लगा रहा है, गॉज प्रेशर का मतलब वो जो एटमॉस्फेयर के साथ एड ऑन होके लग रहा है, जो हमने एक्स्ट्रा में लगाया। और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे, गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं अपना एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर पॉइंट। अब कुछ प्रेशर से फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो हमारा सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। मींस जैसे जैसे हम जितना जितना नीचे जाते रहेंगे पानी के, मतलब हमारे ऊपर का जो लेवल है पानी का वो बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा ही हम पर क्या लगता जाएगा, प्रेशर लगता जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, शेप पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक सिलेंड्रिकल वेसिकल ले लो या एक सर्कुलर स्फेरिकल ले लो या फिर आप एक अजीब सी शेप का ले लो, अगर तीनों पर आप 3 पॉइंट लेते हो और वो तीनों सेम हाइट पर है ग्राउंड लेवल से, तो वहां पर जो प्रेशर लगेगा लिक्विड में वो इक्वली तीनों में
लगेगा। ये सिंपल पॉइंट आता है। और जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली एग्जर्ट होता है। मींस एक मॉलिक्यूल है वो अपनी जितनी भी ऑल डायरेक्शन है 360 डिग्री में वो सारी जगह इक्वल प्रेशर ही एग्जर्ट करता है, अगर वो हमारा बीच में मॉलिक्यूल है तो। ये आ जाता है हमारा एक तरीके से पॉइंट आ जाते हैं रिलेटेड टू प्रेशर इन फ्लूइड्स। आगे बात करते हैं पास्कल लॉ। देखो पास्कल लॉ का मतलब क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड और द वॉल ऑफ द वेसल। मींस अगर ये पूरा मतलब जो स्क्रीन होगी एक वेसल हो गया, तो अगर मैं स्क्रीन की एक साइड से क्या करता हूं, कोई प्रेशर लगाता हूं, तो जो प्रेशर है वो अनडिमिनिश्ड क्या जाएगा, सेकंड वॉल पर जाएगा स्क्रीन की। मींस जितना प्रेशर मैंने इधर लगाया वो उतना ही उधर तक जाएगा, वो फैलता जाएगा, वो कभी भी मतलब प्रेशर क्या खत्म नहीं होगा, वो अनडिमिनिश्ड रहता जाएगा, ट्रांसमिट होता जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्कल लॉ। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एग्जामिनेशन में पक्का आती है। सबसे पहले आती है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल लॉ का कैसे यूज होता है, जैसे हमारे पास जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो कुछ इस तरीके से होती है। हमारे दो तरफ पिस्टन होते हैं, एक तरफ का तो हमारा जो एरिया होता है वो कम होता है, और दूसरी तरफ जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है, मतलब कि पुश करना है, वहां का एरिया हमारा ज्यादा होता है। जैसे अगर हम इधर प्रेशर लगाएंगे P, तो यहां पर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल f अपॉन स्मॉल a, मींस कम फोर्स लगेगा, यहां पर कम हमारा एरिया है, क्योंकि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो यहां पर प्रेशर लगेगा वो अनडिमिनिश्ड दूसरी वाली साइड जाएगा, तो उधर जाते जाते उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो कैपिटल F है, मतलब जो दूसरी वाली साइड जो प्रेशर लगेगा वो किसके इक्वल लगेगा, अगर दोनों का जो प्रेशर है वो तो इक्वल होगा, अगर दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो जो हमारा दूसरी साइड जो फोर्स आएगा वो आएगा स्मॉल f अपॉन a इंटू कैपिटल A, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हम मींस मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर हम क्या काफी हैवी ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में क्या हुआ कि हमने जो भी प्रेशर लगाया वो अनडिमिनिश्ड सारे में फैल गया। मान लो मैंने यहाँ से 10 पास्कल प्रेशर लगाया और आगे चल के मतलब कि जो वो जगह है वो बड़ी होगी, तो 10 पास्कल इधर, 10 पास्कल इधर, 10 पास्कल इधर, वो 10 पास्कल क्या है 30 पास्कल का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा लगाने पर भी हमें क्या ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी का एक और एप्लीकेशन जो कि आते हैं हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी हमारा यूज होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक अगर डायग्राम में देखें तो सबसे पहले ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल के बाद आता है हमारा मास्टर सिलेंडर, उसके बाद हमारे पास क्या इसमें ब्रेक ऑयल फिल होता है, जो कि हमारा एक तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक से यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जैसे ही हम ब्रेक पैडल करेंगे तो जो ब्रेक ऑयल है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी से प्रेशर जनरेट होगा, जो कि दोनों व्हील्स में जाके क्या करेगा, जो रिम है, रिम ऑफ द व्हील को जो ब्रेक शू है उनको एक्टिव कर देगा, और जो गाड़ी में ब्रेक है वो लग जाएंगे। अब इससे मतलब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि बहुत हाई स्पीड में भी या बहुत जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको हम एक सिंपल से पैडल से हल्का सा प्रेस करके क्या पूरी गाड़ी को रोक सकते हैं। और यहाँ पर जो मास्टर सिलेंडर का काम क्या होता है, जो ब्रेक ऑयल है वो दोनों साइड इक्वली जाए उसका कई काम करता है, वरना अगर एक टायर में ज्यादा मतलब ब्रेक लग गए, एक में कम लग गए, तो गाड़ी क्या मतलब घूमने का स्लिप होने का खतरा रहता है। तो मास्टर सिलेंडर का ये काम होता है। ये दोनों जो एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट, वही सिंपल पॉइंट, हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए जो इक्वेशन बनती है वो बनती है प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल f अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। यहाँ पर आपको वो 3 वैल्यू दे के रखेगा, आपको चौथी वैल्यू क्या होगी निकालनी होगी। तो ये सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हो और उसमें h हाइट तक अगर आप पानी भर देते हो, जो सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है उस पर कितना प्रेशर लगेगा वो आपका लगता है रो जी एच के इक्वल लगता है। मींस रो मतलब जो वाटर की डेंसिटी है वो, h मतलब वाटर आपने कितनी हाइट तक भरा है, और g मतलब वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उस पर क्या लगेगा हमेशा प्रेशर लगेगा। और वेरिएशन ऑफ फ्लूइड विद डेप्थ, डेप्थ में क्या होगा, जितना जितना आप नीचे जाते रहोगे पानी के उतना उतना आपका क्या होता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। देखो अगर आप वाटर के बिल्कुल सरफेस पर हो तो वहां पर आपको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जरूर लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका जो रो जी एच फैक्टर है वो क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस का रो जी एच, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी अगर आप डी डेप्थ में नीचे जाते हो। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी टाइप के वेसल्स ले लो, कंटेनर ले लो, उनकी कोई भी अलग अलग शेप है, लेकिन उनका जो डेप्थ है वो सबकी इक्वल है। मींस आपने तीन वेसल लिए और तीनों में जो पॉइंट्स लिए A B C वो तीनों इक्वल हाइट पर लिए हुए, तो जो तीनों पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। शेप पर डिपेंड नहीं करता हमारा प्रेशर, हमारा डिपेंड करता है कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। सिंपल पॉइंट ये हमारा आता है। मींस इसके ऊपर एक तरीके से कितना लिक्विड है, अगर सबके इक्वल मान लो A पॉइंट के ऊपर भी इतना लिक्विड है, B पॉइंट के ऊपर भी इतना और C पॉइंट के ऊपर भी इतना, तो तीनों पर प्रेशर इक्वल होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका सिंपल मतलब होता है जब
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी जो वैल्यू होती है P इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारी ये वैल्यू होती है, जो कि ये प्रेशर है क्या हमारे पूरा दिन सिर पर लगा रहता है। देखो हमारे सिर पर कितना बोझ है, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो मैं कितना बोझ लेके बैठा हूं आपके लिए, ठीक है। चलो थैंक यू। आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर हमने बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया, लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, ये कितना प्रेशर होता है। तो बेसिकली हमारे पास दो डिवाइस है यहाँ पर मेजर करने के लिए, जो कि एक तो है बैरोमीटर और दूसरा आता है हमारा मैनोमीटर। पहले बात करते हैं बैरोमीटर में। बैरोमीटर को हम यूज करते हैं एक तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें हम क्या मरकरी फिल करके रखते हैं। फिर इसमें हम क्या एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके डालते हैं, जो बिल्कुल एक खाली होती है। तो जैसे उसके अंदर डालते हैं तो जो मरकरी है इसके अंदर फिल होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम बेसिकली 3 पॉइंट लेते हैं, A, B एंड C, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो। तो C पॉइंट पर तो बेसिकली सिंपल हमारा क्या लग रहा है, हमारा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो वो उसको कुछ दबाएगा, तो जितना ये इसको C पॉइंट पर दबाएगा इतना ही जो हमारे पास जो मरकरी में जो इसमें टेस्ट ट्यूब में मरकरी है वो ऊपर चढ़ती जाएगी, मींस वो H हाइट तक बढ़ती चली जाएगी। तो ये H हाइट की हेल्प से हम ρgh फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा बैरोमीटर का वर्किंग आ जाती है। आगे बात करते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर में हम किसी भी गैस का क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। ये किस तरीके से काम करता है, हमारे पास दो साइड है, एक तरफ हमने गैस फिल कर रखी है और एक तरफ हमारे पास क्या डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, P1 एंड P2, और P1 और P2 हमारे पास क्या होंगे, दोनों आपस में सेम हाइट पर है, तो वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो P1 है, P1 पर किसका प्रेशर लग रहा है, वहां पर गैस का प्रेशर लग रहा है, और P2 पॉइंट पर किसका प्रेशर लग रहा है, जो उसके ऊपर लिक्विड है वो, और साथ साथ जो उसके ऊपर जो ओपन एरिया है, ओपन टेस्ट ट्यूब है, तो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो, तो इधर से 2 प्रेशर लगे, इधर से 1 प्रेशर लगा है, तो ये दोनों प्रेशर इस एक प्रेशर के इक्वल होंगे। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो हमारे पास जो गैस है उसका जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ P माइनस का P0 इज इक्वल टू ρgh की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें P हमारा हो गया कि जो प्रेशर है गैस ने कितना लगाया, P0 मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ρgh मतलब जो ये लिक्विड है H हाइट का, इसने कितना प्रेशर लगाया, ये हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी की हेल्प से हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी निकाल सकते हैं। जैसे ρgh वाला फॉर्मूला आता है, तो उसमें हम रो की वैल्यू रखेंगे और g की वैल्यू रखेंगे, और वहां से हम अगर h की वैल्यू निकाल ले तो वहां पर आती है 8 किलोमीटर। मींस हमारा जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो कितनी है, हमारी बेसिकली 8 किलोमीटर हाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो कि आप न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 बार 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और ऐसी 1 टोर इज इक्वल टू 1 mm Hg के इक्वल होता है। बाकी यहाँ पर सारी यूनिट्स लिखी हुई हैं, वो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ऐसी आ जाती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं, जो कि आती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये सबकी डेंसिटी है। डेंसिटी बेसिकली आपको वाटर की और एयर की ये एक दो पता होनी चाहिए, बाकी तो आपको अगर न्यूमेरिकल में आती है तो वो आपको दे के ही रखेंगे। आगे एक नई टर्म आती है जो कि आप अपना बेसिकली 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हो, या फिर आपने कभी मतलब कि नहाते टाइम जब छोटे होते हैं, बेसिकली बहुत बच्चे, हमने भी किया है, सबने किया है, क्या करते हैं कि जो मग्गा होता है, मतलब जो मग होता है, उसको उल्टा करके पानी की बकेट में ऐसे डालते हैं, ठीक है। अब जब उसको डालेंगे तो उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। जब उसको हम छोड़ते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है। हो सकता है आपके याद आया हो, आपने ऐसा किया हो, या फिर अभी भी आप करते हो, तो बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन अभी भी ये चीजें करता है, ठीक है, या फिर किसने की है, ठीक है। तो वो जो अपवर्ड फोर्स लगा है उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स, और ये जो हमारा पूरा फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं बॉयंसी। मींस जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाता है, पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, हम भी या कोई भी चीज, तो उस पर क्या लगती है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और वो जो प्रोसेस होता है जिससे अपवर्ड फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं बॉयंसी। ये हमारा क्लियर पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में एक छोटा सा डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जितना भी वेट बॉडी में जा रहा है, जितना मतलब कि कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी होगी, तो वो ये अगर पानी में जा रही है, तो ये बॉडी जितना इसका वॉल्यूम पानी में गया और जितना इसने वेट पानी का डिस्प्लेस किया है, उतने ही इक्वल की इस पर क्या लगेगी, अपवर्ड फोर्स लगेगी। ये आ जाता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होती है F = V ρg के इक्वल होती है। V मतलब कि एक तरीके से हमारा
कि इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड कितना अंदर गया है पानी के, उसने मतलब एक तरीके से वहां से कितना पानी, कितना वेट ऑफ वाटर क्या है डिस्प्लेस किया है। और रो हमारी डेंसिटी हो गई लिक्विड की, और जी मतलब हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं कि वहां पर कितनी फोर्स लगेगी। इस प्रिंसिपल से ही जो हमारी जो शिप्स हैं वो पानी में क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, और यही प्रिंसिपल वहां पर यूज होता है। नेक्स्ट एक चीज आती है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मींस कौन बॉडी फ्लोट करेगी, कौन बॉडी सिंक कर जाएगी। तो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो बॉडी का वेट और दूसरा उस पर अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है। अगर जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा हो जाए अपवर्ड फोर्स से तो बॉडी डूब जाएगी। अगर दोनों का आपस में इक्वल हो जाए तो वो फुली इमर्ज्ड हो गए, मतलब पानी में डूब जाएगी, बट वो तैरती रहेगी, मींस सरफेस पर रहेगी। और अगर जो बॉडी पर जो वेट है वो कम हो और अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो तो बॉडी क्या है, बिल्कुल अच्छे से तैरेगी, जैसे कि हमारी शिप्स होती है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आपकी आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये सारी पानी की लेयर्स हैं, तो जो वाटर लेयर्स होती हैं, जो उसमें जो सबसे डाउन वाली लेयर्स होती है, मतलब बिल्कुल ग्राउंड वाली, वो क्या होती है, हमेशा एट रेस्ट पर होती है, मींस वो रुका हुआ पानी होता है। और जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे हमारी स्पीड क्या है वाटर की, वो बढ़ती जाती है। तो ये जो सब लेयर्स ऑफ वाटर में आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस रिलेटिव मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, यही प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। मींस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। मींस हर एक लेयर, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर की क्या होती है, स्पीड कम करती रहती है। ये हमारा पॉइंट आता है। ठीक है पॉइंट। चलो जी यहां पर एक पॉइंट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एनी चेंज विच अकर्स ड्यू टू द डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ की वजह से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या आ गया, जैसे आप अगर सबसे नीचे वाली लेयर में बात करो और सबसे ऊपर वाली लेयर में बात करो तो वहां पर स्पीड का वेलोसिटी का चेंज होगा। और ये चेंज किसकी वजह से आया, बीच में दोनों के बीच में गैप है ना, डिस्टेंस है ना, तो उसकी वजह से चेंज आया, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मींस द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है, और dy बाई dx से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आ जाता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम दो लेयर ले, पानी की कोई भी दो लेयर ले जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, और उसमें से यूनिट एरिया निकालें, तो उन दोनों के यूनिट एरिया के बीच में एक यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, उसको हम सिंपल बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल है पॉइंट। ठीक है, इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल लेयर ऑफ ईच यूनिट एरिया, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से। और एफ किसके एक तरह से प्रोपोर्शनल होते हैं, एक तो जो दोनों लेयर का एरिया है उसके, और जो उनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके इक्वल होता है। अब यहां पर जो एफ है वो किसके इक्वल होता है, ईटा इंटू ए डीवी बाय डीएक्स, और जो ईटा आ गया एक तरीके से हमारा वही हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर पॉइंट, जिसकी जो यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन सेकंड पर मीटर हमारी होती है। आगे बात करते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ का मतलब क्या है, जैसे अगर ये सारा पानी है तो पानी में अगर मैं ऊपर से कोई बॉल ऐसे फेंकता हूँ, ऊपर से ऐसे फेंकता हूँ, तो वो बॉल नीचे जाएगी। तो उस पर नीचे जाते टाइम ना नीचे से एक ऊपर फोर्स लगती है, जिसको नीचे से जैसे उसकी वेलोसिटी नीचे जा रही है और उस पर क्या है एक अपोजिट फोर्स लगती है। यही हमारा कौन डिफाइन करता है, स्टोक्स लॉ डिफाइन करता है। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट एम मास का कोई ऑब्जेक्ट वाटर में नीचे जाएगा तो उस पर हमारी क्या लगेगी, हमेशा एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, जो कि किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी के इक्वल होती है। इसमें 6 पाई तो एक नंबर हो गया, आर मतलब जो हमारी जो स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस, और जो ईटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जो वी है मतलब वो किस स्पीड से नीचे जा रही है, हमारा आता है स्टोक्स लॉ। अगर आप इसकी डिफाइन देखना चाहते हैं तो सिंपल आ जाती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स व्हिच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। मींस इस पर क्या लगती है, विस्कस फोर्स लगती है, जिसकी वैल्यू हमारी ये आती है। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर मैं क्या करूं, अपना जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दूं तो मेरी जो विस्कोसिटी एक तरीके से वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब उसका एक तरह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसके नीचे आसानी से जा सकता है, मींस उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो मेरी जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी और पास पास आ जाएगा, मॉलिक्यूल और पास पास आ जाएंगे, तो जो वाटर मतलब इसमें अगर बॉल नीचे जानी होगी तो वो और ज्यादा उस पर मतलब और ज्यादा स्पीड से उसको जाना होगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं पोइसुली फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, मींस पाइप में से पर सेकंड कितना पानी बाहर निकल रहा है उसको हम बोलते हैं एक तरह से पोइसुली फॉर्मूला, जो कि क्यू से डिनोट करते हैं, और वो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, जिसकी वैल्यू होती है पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसमें जो पी हो गया वो हमारा
वाटर का प्रेशर है, कितने प्रेशर से वो वहां पर आ रहा है, और आर मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल पाइप है उसकी रेडियस, और ईटा मतलब विस्कोसिटी उस वाटर की, और एल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एल मतलब हमारा जो लेंथ है वो हमारी कितनी आ रही है। ये आ जाता है हमारा पोइसोली फॉर्मूला। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मींस ऊपर ये सारा पानी है, ऊपर से नीचे इसमें से क्या गिर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो ये जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगा ये ऑब्जेक्ट, वो उसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि किसके कोल आती है? v = 2/9 r² रो माइनस का सिग्मा जी अपॉन ईटा के इक्वल आती है। इन विच जो हमारा रो है वो डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, जो स्फेरिकल बॉल हमने डाली है, और ईटा सॉरी ये जो सिग्मा है ये क्या है? ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और ईटा मतलब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमारी आती है। इस वैल्यू से हम निकाल सकते हैं अपनी टर्मिनल वेलोसिटी। और यहां पर क्या पॉइंट आता है? यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जैसे जैसे हमारा मतलब वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती जाएगी उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम तक बढ़ती जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके क्या हो जाती है? वो कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आते हैं, देखो यहाँ पर जो रो है वो उसकी स्फीयर की डेंसिटी है, और जो सिग्मा है वो आपकी वाटर की डेंसिटी है। तो अगर जो आपका रो है वो ग्रेटर हो सिग्मा से तो आपकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आती है, मीन्स बॉडी आसानी से नीचे चली जाती है। और अगर इसका उल्टा हो, मीन्स सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो रो से, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है, मींस आपकी बॉडी नीचे नहीं जा पाएगी उसमें। और अगर रो और डेंसिटी, रो और सिग्मा आपस में इक्वल हो तो वहां पर v की वैल्यू 0 हो जाएगी, मींस वो सरफेस पर ही रुक जाएगी। सरफेस पर ही रुकने का मतलब क्या? दोनों की डेंसिटी सेम है, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस पर मैं हाथ पर हाथ मारूंगा तो ये इस पे लग जाएगा, मतलब इससे आर पार नहीं होगा। क्लियर पॉइंट? ये आ जाता है हमारा रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड हमारे काफी टाइप के होते हैं, तो बेसिकली हम यहां पर दो की बात करेंगे। एक तो आता है हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? वाटर लेयर टू लेयर फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें कोई क्या बिल्कुल नॉन कंप्रेसिबल है वो, और बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो उसमें हो रहा है। तो मींस जो अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरी विद द टाइम, मींस इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी इतनी थी, उस पर भी इतनी है, इस पर भी इतनी है, बिल्कुल एक लेमिनार फ्लो अगर वाटर का हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। और दूसरा फ्लो आता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, मतलब पानी जैसे डैम में से निकलता है, बहता गया, जैसे आप एग्जाम देके अपने मतलब स्कूल से जब आप जहां पर सेंटर वहां से बाहर निकलते हो, ऐसे निकलते हो, बहता गया, अब फाड़ दो, आग लगा दो, ऐसे बाहर निकल जाते हो। और जब आप स्कूल में जाते हो तो आप बिल्कुल लाइन लगा के बिल्कुल प्यार से जाते हो ना, तो वो आपका हो गया स्ट्रीम लाइन फ्लो। जैसे आपके पैर हाथ कांपते रहते हैं कि भगवान पता नहीं कहां जाना पड़ रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पर कुछ पॉइंट्स आते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो से। वो आते हैं कि नो टू स्ट्रीम्स कैन अक्रॉस ईच अदर, मतलब कोई दो स्ट्रीम्स हैं वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, जैसे एक दो लाइन है वो आपस में क्रॉस नहीं करती, जैसे असेंबली में कुछ इस तरीके से। ग्रेटर इज क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन, ग्रेटर इज वेलोसिटी, मतलब जितना भी आपकी जो पास पास अगर आपकी लाइन होगी स्ट्रीमलाइन फ्लो में, वहां पर वेलोसिटी भी कितनी क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्लो इज पॉसिबल इफ द लिक्विड वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू, मींस एक कांस्टेंट स्पीड से वाटर चलता रहना चाहिए, फ्लो होता रहना चाहिए, तभी आपका लेमिनार फ्लो होता है, वरना वो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक पॉइंट आता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इट फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन, तो वो वाटर की वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो सकता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। टर्बुलेंट फ्लो वही धड़म धड़म बच्चे निकल रहे हैं एकदम, भाई पेपर हो गया, भागो यहाँ से, ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, तो हो गया टर्बुलेंट फ्लो की, किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे तैसे मतलब भागो यहाँ से, इस तरीके से वाला। नेक्स्ट एक टर्म आती है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का एक सिंपल मतलब होता है, ये नंबर हमें बताता है कि जो वाटर का फ्लो है वो टर्बुलेंट है या फिर वो स्ट्रीमलाइन है या फिर वो वेरिएबल किस तरीके से आता है। अगर उसकी वैल्यू 2000 से कम आती है, इसको हम निकालते कैसे? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर उसकी वैल्यू हमारी 2000 से कम आती है तो वाटर का फ्लो स्ट्रीमलाइन है, और अगर इसकी 2 से 3000 के बीच में आती है तो वाटर अनस्टेबल फ्लो हो रहा है, और अगर इसकी वैल्यू 3000 से एक्सीड कर जाती है तो मतलब जो वाटर का फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो आपका आता है। ये सिंपल सा पॉइंट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसा फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस हो, इनकंप्रेसिबल और साथ साथ इरोटेशनल हो, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक तरीके से आइडियल फ्लूइड, और जो कि एक तरह से स्टेडी फ्लो मींस लेमिनार फ्लो करता है, ये आपका आ जाता है आइडियल फ्लूइड। अब यहां से एक इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मींस अगर आपका एक पाइप है तो अगर आप एक पॉइंट यहां पर लेते हो, एक पॉइंट यहां पर लेते हो, तो दोनों पर जो A1 V1 मींस एरिया और वहां का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो, और जहां पर उस पॉइंट पर वेलोसिटी है वाटर की वो, और दूसरे पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है,
वैसे देखो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसके स्टार्ट होने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट होते हैं, तब जाके वो अपने आप में एक टॉपिक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बर्नौली थ्योरम, जो कि लिख के ले लो, एग्जाम में पक्का आती है, तो वो पूछ लेते हैं उसका डेरिवेशन, डेफिनेशन या फिर उसकी एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ उसमें से पक्का आना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इसमें एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इन स्टडी फ्लो। तो अगर वाटर क्या है, एक पाइप में फ्लो हो रहा है, अगर वो एक स्टडी फ्लो से फ्लो हो रहा है, मीन्स एक वो आइडियल लिक्विड है, तो वहां पर वो उसमें 3 एनर्जी होती है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, मीन्स उसके फ्लो की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। और अगर हम उसको पर यूनिट मास ले तो मास से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी हाफ v²। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम ले तो उसको हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, जो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का तो आ जाएगी हाफ रो v², ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और वेलोसिटी हेड का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वेट। वेट मतलब अगर मैं इसको पूरी जो हाफ mv² उसको mg से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आती है v²/2g, मेरी वैल्यू आती है। ऐसी मेरे पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन, चेंज इन शेप से जो वाटर के इंट्रैक्शन हो रहे हैं पार्टिकल्स के, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो होती है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास GH होती है और पर यूनिट वॉल्यूम आपकी रो GH होती है। आप सिंपल mgh याद रखो, अगर पर यूनिट आपको अगर वो पूछ ले पर यूनिट मास बताओ तो उसको मास से डिवाइड कर देना, पर यूनिट वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आ जाता है आपका पोटेंशियल हेड। और एक एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होती है, एनर्जी ड्यू टू द प्रेशर, वाटर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी प्रेशर किसके इक्वल होता है, F/A के इक्वल होता है, या फिर अगर पर यूनिट मास ले तो P/ρ हो जाएगा, और अगर पर यूनिट वेट के ले तो P/ρg हमारा हो जाएगा। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारा कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, वहां पर क्या स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो ये जो तीनों एनर्जी का सम है किसी भी पॉइंट पर उस पर हम ले फ्लो में, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी हेड, और साथ साथ हमारा क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हेड है, इन तीनों का सम आपस में क्या हो, इक्वल होगा। मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास क्या है, प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पर आपस में इक्वल होगा। ये आ जाती है हमारी बर्नौली प्रिंसिपल। अब इसका मतलब एक तरह से लिमिटेशन क्या आ जाती है, सबसे पहले ये क्या सिर्फ आइडियल लिक्विड्स के लिए ही एप्लीकेबल है। साथ साथ हम इसमें मान लेते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, जैसे वाटर फ्लो रहा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है वहां पर, और मतलब कि कोई भी टाइम का डिले नहीं है, वाटर क्या है, बिल्कुल स्टेडी फ्लो हो रहा है। एप्लीकेबल ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, वही आइडियल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होती है। अब जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे आती है, जैसे सबसे पहले आता है ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग द विंड स्टॉर्म। मतलब आपने देखा होगा जिनकी कच्ची छत होती है या फिर टीन वीन लगा के रखते हैं, इतना हार्ड उनको मतलब कि अच्छे से प्लस्तर वस्तर सब कुछ अच्छे से लेंटर वेंटर नहीं डला होता, तो वहां पर क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती है तो उनकी टीन वीन और जो ये सब कुछ है ये उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो 3 एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी उसका तो इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब देखो आप ये एग्जाम्पल फिगर में देखो, तो जैसे ये आपकी क्या है, एक तरह से छत हो गई, जो कच्ची छत है वो, इसके ऊपर बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो तेज हवा चलने से वहां पर मतलब वेलोसिटी ज्यादा है हवा की, तो वेलोसिटी ज्यादा होने से वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों का सम तो एक तरीके से कांस्टेंट ही है। और अगर घर के अंदर की बात करें तो वहां पर तो कोई हवा नहीं चल रही, तो वहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है कम, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो प्रेशर एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो घर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, घर के बाहर प्रेशर कम है, तो ये प्रेशर का डिफरेंस ही ये जो घर की छत को है ये उखाड़ के क्या ले जाता है, बाहर ले जाता है। इस तरीके से जो कच्ची छत है वो उड़ जाती है। आगे बात करते हैं स्प्रेयर जैसे आपने कभी मतलब कभी क्या तो हर महीने का काम है, तो आप बार बार शॉप पे जाते हो तो वो स्प्रे ऐसे मारता है, या फिर आपने घरों में भी जो सैनिटाइजर देखे, तो ये सब इसमें आपका ये प्रिंसिपल यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पीछे का रबर बैलून होता है या फिर हम जो उसको प्रेस करते हैं, तो अगर हम वहां पर उसको प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या जो एयर है वो चलना स्टार्ट करेगी मीन उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो P2 क्या होगा, प्रेशर वहां पर कम होगा। और ऐसी अगर हम इसकी अंदर बोतल की बात करें तो वहां पर तो प्रेशर वेलोसिटी कम ही है, वहां पर तो किसी ने प्रेशर नहीं लगाया, मतलब किसी ने स्पीड नहीं दी, तो वहां पर अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो P2 की वैल्यू कम है और P1 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वो इसमें बोतल में जो लिक्विड है वो ऊपर जाके क्या है, स्प्रे की फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये आ जाता है हमारा इसका प्रिंसिपल। एक और प्रिंसिपल आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमर्शियल भी यूज होता है उसका, जैसे एरोप्लेन लिफ्ट। मीन्स एरोप्लेन उड़ते कैसे हैं, तो जो उनके विंग्स होते हैं वो कुछ उस शेप में होते हैं कि उसके नीचे से हवा कम जाती है, ऊपर से मतलब उसका स्लोप इस तरीके से बना जाता है कि जो ज्यादा हवा है वो ऊपर से निकले। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हवा ऊपर से निकलेगी, मीन्स वेलोसिटी वहां पर ज्यादा है, तो अगर वहां पर वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर एनर्जी
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नीचे अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो जो आपकी लिफ्ट है वो क्या धीरे धीरे ऐसे उठने लगती है। नीचे का प्रेशर, नीचे प्रेशर हाई है ना, तो प्रेशर ऊपर की तरफ लगाने होता है, और जो आपका एरोप्लेन है वो ऐसे उड़ जाता है। देखो ऐसे आपको पता चल गया एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं, अब आप उड़ा सकते हो इजिली। ठीक है, चलो ये तो अलग बात होगी। नेक्स्ट एक बंसन बर्नर। बंसन बर्नर भी में भी इसी तरीके से होता है कि जैसे हम नीचे क्या करते हैं, नीचे इसमें ऐसे गैस फिल करते हैं, इस तरीके से गैस लगाते हैं ना अपने घरों वरों में, स्टोव जो क्या बोलते हैं उसको, स्टोव बोलते हैं आई थिंक, है ना, इस तरीके से फोटो होता है। तो वहां पर ऐसे हम प्रेशर लगाते हैं, तो वहां पर वेलोसिटी होगी ज्यादा और प्रेशर हो गया कम। और बाहर के एरिया में वेलोसिटी तो कम है, तो बाहर का जो प्रेशर है गैस वो अंदर फिल कर देता है, तो बाहर से जो ऑक्सीजन है वो बर्नर में अंदर चली जाती है। इस तरीके से जो बंसन बर्नर है उसमें आग लग जाती है, मींस वो हमें आग प्रोड्यूस करके देता है। ये आ जाता है हमारा बंसन बर्नर। ये सब एप्लीकेशन आती है आपकी बर्नौली प्रिंसिपल, जो कि एग्जामिनेशन के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। यहां से 100% आपका क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप का आप एग्जाम उठा लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर मतलब क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है बेसिकली जो रेट ऑफ फ्लो को मेजर करती है। इसका हमारा फॉर्मूला आता है, वैसे इस एग्जामिनेशन में हाँ इसका डेरिवेशन कभी कभी आ जाता है। बाकी जितने भी हमने सब कुछ ये इस चैप्टर में कर रहे हैं, अगर उनका डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी प्लेलिस्ट पहले से अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो वैल्यू आती है थीटा इज इक्वल टू a1 a2 √2h रो mg अपॉन रो a1 स्क्वायर माइनस का a2 स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, वेंचुरीमीटर में फॉर्मूले की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत फ्लूइड हो रहा है, मैं भी तो फ्लूइड ले लूं। चलो जी, अंकल जी पानी पिला दीजिए। हाँ जी, चलो बात करते हैं टॉर्सिली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें h हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, तो अगर आप उसमें जहां पर तक लिक्विड फिल्ड है उसके बीच में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर देते हो, एक होल कर देते हो, तो वहां से हमारा लिक्विड क्या बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टॉर्सिली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। अब इसमें पॉइंट क्या आता है, जितना नीचे है, मतलब कि जितना, जैसे मान लो इतना आपका पानी भरा हुआ है, तो जितना नीचे मतलब जितना हाइट पर आपका क्या होगा, होल होगा, उतना ही दूर आपका क्या पड़ेगा, पानी जाके गिरेगा। ये आपका पॉइंट आता है। और जो वेलोसिटी होती है वहां पर होती है v = √2gh। इसमें जो h है मतलब कितनी हाइट पर आपने क्या किया हुआ है, वहां पर होल किया हुआ है, और ये हाइट हमारी क्या है, ग्राउंड से मेजर होती है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, मैक्सिमम रेंज किसकी आती है, जब आप होल क्या करते हो, h/2 करते हो। मींस अगर वाटर इतना भरा हुआ है तो उसको बिल्कुल बीच में अगर आप होल करोगे तो आपका जो मतलब कि रेंज है दूर तक पानी जाने की, वो सबसे ज्यादा आएगी। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट कुछ फोर्सेज आती है। सबसे पहले कोहेसिव फोर्स, मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अलग अलग टाइप्स के मटेरियल के पार्टिकल्स में जो फोर्स लगते हैं उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, जैसे आपने फेविकोल के डब्बे में लिखा हुआ देखा होगा। आगे बात करते हैं मोलिकुलर रेंज। तो एक मोलिक्यूल क्या करता है, अपने आसपास क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो वो कितनी रेंज तक जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं उसकी मोलिकुलर रेंज। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो मोलिक्यूल अपने आसपास क्या बनेगा, पूरा स्फीयर बना लेगा ना, कि इधर भी ऊपर नीचे सारी जगह वो फोर्स लगा रहा है, तो वो जो पूरा स्फीयर बन जाएगा उसको बोलते हैं अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट एक टर्म आती है आपका सरफेस टेंशन। देखो फिर से टेंशन आ गई, टेंशन तो बहुत है, एक टेंशन नहीं खत्म होने में आ रही, एक तो चैप्टर नहीं खत्म होने में आ रहा, ऊपर से टेंशन नहीं खत्म होने में आ रही। चलो हम बात करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, ये ना एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है ना वो अपने आप को मतलब बहुत कम स्पेस में रख के रखना सोचता है, मतलब अपनी क्या है, वॉल्यूम क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। उसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, वो एक तरह से स्टेबल बन जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से जो वाटर है अपनी वॉल्यूम क्या करके रखता है, कम करके रखता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये बेसिकली जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। होता कैसे है, जैसे जो आपका, अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देखो तो जो आपका ये बीच में जो मॉलिक्यूल है तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चारों तरफ बन जाएगा, चारों तरफ इक्वल हो जाएगा। बट आपका जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उसके जो आपकी क्या बनेगी, मॉलिक्यूलर रेंज बनेगी, तो वो तो नीचे वाली साइड बनेगी ना, ऊपर तो उसके वाटर है ही नहीं, तो वो ऊपर तो बना ही नहीं सकता। तो वहाँ पर ऊपर वाली साइड, जो नीचे वाली साइड है वो उधर ज़्यादा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो एक तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ खींच के रखते हैं। तो ऊपर से क्या बन जाती है, एक तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाती है, जो कि किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पर, अब वो देखो बेचारे अपनी एनर्जी को वो कर रहे हैं ना भाई, मतलब कि जो अंदर रह रहा है वो तो सेफ रह रहा है, बेचारा जो सरफेस पर मॉलिक्यूल रह रहा है उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, बट उसको
एक्स्ट्रा एडवांटेज में क्या मिलता है, उसको मिलता है सरफेस एनर्जी। मींस जो मॉलिक्यूल्स एट सरफेस पर होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होती है, वर्क डन अपॉन डेल्टा ए के इक्वल हमारी होती है। ये हमारी आ जाती है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट आपका आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, देखो जो वाटर है वो आपका किसी भी सॉलिड से क्या होता है, दो कॉन्टैक्ट में रह सकता है, एक तो वो एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। मींस वो या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर वो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है पॉइंट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, जैसे अगर आपका विच सॉलिड एक्यूट एंगल वाइस वर्सा, हाँ विच वेट द सॉलिड, मतलब कि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो सॉलिड को गीला कर देते हैं। जैसे सिंपल हो गया पानी, तो वो क्या बनाते हैं, वाटर उस सॉलिड से एक्यूट एंगल बनाते हैं। और जैसे मरकरी हो गया, मरकरी गीला तो नहीं करेगा सॉलिड को, तो वो जो मरकरी है वो सॉलिड से क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पॉइंट आ जाते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन पक्का एग्जामिनेशन में आता है। तो एक्सिस प्रेशर होता है इनसाइड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के, वो होता है P = 2T बाय R। T मतलब हो गया सरफेस टेंशन, R मतलब जो रेडियस होती है वो। एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल में डबल प्रेशर होता है क्योंकि वो डबल लेयर हमारी होती है, तो 4T बाय R ये पॉइंट आ जाता है। एक्सिस प्रेशर इनसाइड द बबल व्हेन इट इज एट द हाइट h। तो अगर बबल को h हाइट पर भेज दे तो एक तो उसके अंदर का प्रेशर है वो, और साथ साथ जो h हाइट की वजह से प्रेशर लगा है उन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी P = 2T बाय R प्लस का ρgh हमारी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारी कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जो कि दोनों तरफ से ओपन है, मतलब एक सिंपल एक ट्यूब है जो दोनों तरफ से ओपन है, तो अगर आप उसको वाटर में डालते हो तो उसमें आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है वो पानी क्या बढ़ने लग जाता है। ऐसी सिंपल पॉइंट आती है, काफी जगह पर यूज भी होता है। तो अगर आप किसी क्लॉथ को या किसी चीज को अगर वाटर में डाल देते हो तो पानी उसमें क्या धीरे धीरे चढ़ने लगता है। ये आपका क्या आता है, कैपिलरिटी मतलब फिनोमेना आता है। जो राइजिंग ऑफ लिक्विड और फॉलिंग ऑफ लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर किस किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन, तो अगर आपकी कंटेमिनेशन बढ़ जाती है तो आपकी सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे जो एनर्जी है सरफेस की वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सोल्यूट की। अगर जो सोल्यूट है वो ज्यादा सोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन को भी बढ़ा देगा, वरना अगर वो नॉट सोल्यूबल है तो वो सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। टेंपरेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेंपरेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो सिंपल सी पॉइंट है वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लग जाएंगे, तो फिर तो पंगा ही नहीं है ना ऐसे चिपक के बैठने का। और ऐसे मतलब कि सर्दियों में जैसे ऐसे करके बैठते हैं तो टेंपरेचर बढ़ गया, गर्मी आ गई तो फिर तो ऐसे बना चल उधर बैठ, थोड़ा उधर बैठ, तो मेरे से थोड़ा दूर बैठे, खुले हो गए, इसी के सामने ऐसे बैठते ना। जैसे कभी आपने देखा होगा जब मतलब कि कंप्यूटर लैब में लेके जाते थे तो बच्चे भागते थे ना कि सबसे पहले भाग के चले जाऊं जो एसी वाला विंडो है, मतलब वहां पर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसके सामने बैठ जाऊं। हमने तो ऐसे ही किया है, जो मतलब जहाँ पर एसी होता था कि भाग के उस वाले कंप्यूटर पे बैठना है, हाँ ऐसे ऐसे एसी की हवा लेंगे और कंप्यूटर चलाएंगे। चलो अलग अलग किस्से हैं वो तो अलग बात है। हाँ जी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डिटर्जेंट रोल इन वॉशिंग। तो वॉशिंग में क्या होता है, डिटर्जेंट में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं सोप के। एक तरीके से जो चेन होती है कार्बन की चेन, उसमें एक तो हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। मीन्स एक वाटर लविंग एक वाटर हेटिंग बोल सकते हो वो। तो जो वाटर हेटिंग वाला होता है वो जाके क्या होता है, डस्ट पार्टिकल के इधर उधर चिपक जाता है, और जो वाटर लविंग वाला होता है कुछ इस तरीके से वो बाहर की तरफ रहता है। तो जब हम कपड़े को रगड़ते हैं वॉशिंग मशीन में वो घूमता है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनको पकड़ लेता है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, तो मतलब हाइड्रोफोबिक वाला चीज, तो उसको क्या पकड़ के वो बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से हमारी वॉशिंग हो जाती है। सिंपल सा आपका पॉइंट आ जाता है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट तो आपको क्रिकेट बॉल में और जब मतलब आपकी कोई चीज फेंकते हो ऐसे घुमा के फेंकते हो ना, जैसे ऐसे फेंका और वो घूमती 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 उसने क्या कर्व पाथ बना लिया, तो वहां पर जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। वो क्या होता है, प्रेशर की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, द डिफरेंस इन द लेटरल प्रेशर विच कॉज द स्पिनिंग ऑफ द बॉल। बॉल को स्पिन करवा दिया वो लेटरल प्रेशर की वजह से, कि इस तरफ प्रेशर ज्यादा था इस तरफ प्रेशर कम था, तो वो बॉल के अंदर की तरफ घूम जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। ये सिंपल से सारे टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे रिलेटेड टू द चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आई होप आपके सभी टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और एग्जामिनेशन में आप कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और भी आपके लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।